ओके, सो पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन का कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे ये सारे पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन के एग्जाम्पल हैं। फटाफट पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन लिख सकते हैं। इन सब में लोन पेयर इस विनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस करेगा। लास्ट क्लास बताया था इसमें दो में से एक करेगा, बताया था। ओके, इसी पार्ट को अगर एक्सटेंड कर दें तो भी रेजोनेंस है। पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन यहां भी है, यस नो। यहां पे थोड़ा एक्सटेंड कर दें, यही तो है बस, और कुछ हो नहीं रहा है, दिख रहा है, यस नो। इसको और चाहो तो और एक्सटेंड कर सकते हो। सबसे ज्यादा डीलोकलाइजेशन थर्ड वाले में होगा लोन पेयर का, इसमें सबसे कम इसमें बढ़ गया। पता है यहाँ पे ये लोन पेयर पीजेड में है और 4 पीजेड उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। यहाँ लोन पेयर पीजेड में 2 पीजेड तैयार है, यहाँ पे ये लोन पेयर पीजेड में है और इधर 6 पीजेड तैयार है लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए। मोर इज द पैरेलल p orbital, more is the delocalization, more is the stability, in which case the lone pair is highly delocalized, third case, right? Okay, क्या यहाँ लोन पेयर delocalized है? Is this example of pi lone pair conjugation? Yes, this lone pair will be dispersed over this vinyl group or over this vinyl group. This is one of the example of cross conjugation. लोन पेयर इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन। ओके, सो अभी जितने भी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं सब में रेजोनेंस है और लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, जिससे पूछूंगा वो बताना। मैं थोड़ा डर के पूछता हूँ, पता नहीं आंसर आएगा नहीं आएगा, फिर मेरा भी मूड खराब हो जाता है ना। लेकिन जितना समझाया उसके हिसाब से उम्मीद है कि आंसर आना चाहिए, है ना। वरद बताओ कौन सा लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है, कौन सा लोकलाइज्ड है? ऑक्सीजन वाले लोन पेयर ये दोनों लोकलाइज्ड है ना, और ये वाली डीलोकलाइज्ड। ध्यान रखना, एमाइड्स आर वीकेस्ट नाइट्रोजीनियस बेस। एमाइड के पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है बट दे आर हाईली डिलोकलाइज्ड ओवर सीओ, है ना, वीकेस्ट है। ओके, एसिड क्लोराइड में किसका लोन पेयर डिस्पर्स हो रहा है ना। ये डीलोकलाइज्ड है, ये भी डीलोकलाइज्ड है। कंडीशन क्या था, जहां लोन पेयर है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो। कल बताया था जिसके पास लोन पेयर है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, और जिससे जुड़ा है उसके पास पाई बॉन्ड है या उसी के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। कंडीशन ये था, है ना। इन सब में लोन पेयर, ये सब ध्यान रखना, कार्बोनिल ग्रुप में ये सारे लोकलाइज्ड है बच्चे, ये सारे। और ये भी बताया था जिसने पाई बॉन्ड बना लिया अगर उसी के पास लोन पेयर है तो मस्ट तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट 100% है कि वो रेजोनेंस नहीं करेगा। जिसके पास लोन पेयर उसने डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है तो उसका लोन पेयर लोकलाइज निकलता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, राइट। बोलिए यस नो। ओके, ऑक्सीजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है या नहीं? है नहीं, डिलोकलाइज है, दो में से एक। जिसके पास लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, जिससे जुड़ा है, यही केस है बैक बॉन्डिंग की। दिस इज द केस ऑफ, यहाँ पे, है ना। मैं देखो बहुत बार ऐसा सवाल पूछता हूं, और जैसे मान लो अगर ये पूछ दिया कि इन दोनों में कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, तो मुझे अभी तक जो एक्सपीरियंस है
मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर गलत बोलते हैं। अगर मैं बिना जीओसी अभी तक जहां पढ़ाया, डे वन में एक क्वेश्चन पूछता ना कौन ज्यादा स्टेबल है, ऑलमोस्ट 100% बोलते ये ज्यादा स्टेबल है। लेकिन इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? इसको सिर्फ प्लस आई का स्टेबिलिटी और प्लस एच भी है। ये ग्रुप प्लस एच भी है, प्लस आई भी है। कार्बोकेटाइन प्लस आई से स्टेबल होता है, लेकिन ये माइनस आई और प्लस एम है या फिर बैक बॉन्डिंग है। तो अभी जो मैं सिखा रहा हूं ना, अगर आप वो सीख गए तो आपको बैक बॉन्डिंग दिखने लगेगा, लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है नहीं कर रहा है दिखने लगेगा, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आने लगेंगे आपसे। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की वजह से कार्बोकेटाइन ये ज्यादा स्टेबल है। इफ कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग, हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल। ठीक है, मुझे लगता है सब लोग समझ गए पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। कोई भी क्वेश्चन दे, अब मुझे नहीं लगता ज्यादा दिक्कत आने वाली है लोगों को। क्या फेनॉल में पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन है? देखो, ऑर्बिटल लेवल पे अगर कोई यहाँ एनालाइज करने के लिए बैठा है तो मैं बता दूं कि फेनॉल में एक ऑक्सीजन का लोन पेयर हाइब्रिड में है और एक लोन पेयर फेनॉल में है ना। देखो, बेंजीन के पास तो 6 पैरेलल पी होता है, ये बहुत बार बताया। बेंजीन के पास 6 पैरेलल पी होता है, यस नो? अब देखो, ये ऑक्सीजन का 2 में से एक लोन पेयर पी में आ गया, ऑब्वियसली यहाँ पे 2 में से एक लोन पेयर। इस लेवल पे अगर तुम मॉलिक्यूल को समझ रहे हो ना बच्चे, तो जीओसी में सिखा पा रहा हूँ, है ना, इस लेवल पे कि हाँ सर समझ में आ गया, बेंजीन के पास 6 पैरेलल पी है और ऑक्सीजन का 2 में से एक लोन पेयर वो 6 पैरेलल पी में आ जाएगा। नहीं, एनिलीन में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? होगा। मैं बताऊं, सेम डायग्राम होगा एनिलीन का भी। बेंजीन में 6 इसका लोन पेयर पी में लेना पड़ेगा। लास्ट क्लास पाइरोल का थोड़ा जाते हुए डायग्राम मैंने जल्दीबाजी में बना दिया, फिर से बना देता हूँ एक बार। यहाँ लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है या नहीं? इसका डायग्राम अगर किसी को और अच्छे से समझना है तो देखो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, पाइरोल में जो लोन पेयर है नाइट्रोजन को पीजेड में है, और इन सब के पास कितना पीजेड है देखो तो, इन सब के पास देखो ऐसे पाई बॉन्ड दिखा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर और ये पाई बॉन्ड इधर। तो पाइरोल में 5 मेंबर्ड रिंग के पास हर कार्बन के पास और नाइट्रोजन के पास एक पी। पैरेलल पी हमें 3 चाहिए था, यहाँ 5 मिल गया, रेजोनेंस हो जाएगा, समझ गए? दिस इज ऑल अबाउट पाई। कैसा कॉन्जुगेशन? पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। हाँ, कौन सा? इन दोनों में ज्यादा बेसिक ये है, सबसे ज्यादा पिरिडीन, हाँ पिरिडीन ना, फिर एनिलीन और सबसे कम पाइरोल। बेसिक स्ट्रेंथ का सवाल, पिरिडीन सबसे ज्यादा, फिर पाइरोल, सॉरी एनिलीन, एंड देन ये हम पढ़ते भी आगे, अभी फिलहाल के लिए लिख के रख लो। क्या क्या? नहीं, एग्जैक्ट लॉजिक ये है कि देखो, बेस वो होता है जो प्रोटॉन पहले लेता है। ये प्रोटॉन लेगा तो एरोमेटिसिटी लूज नहीं होगी, बेंजीन बेंजीन ही रहेगा, क्योंकि प्रोटीन तो ये पार्ट ले रहा है ना, प्रोटीन बोल रहा हूँ, प्रोटोन ये ले रहा है ये पार्ट। और यहाँ पे जैसे ही ये लोन पेयर ने प्रोटोन लिया तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये लोन पेयर की वजह से इसको एरोमेटिसिटी इसीलिए, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एनिलीन के लोन पेयर की वजह से बेंजीन एरोमेटिक है, समझ गए ना? तो लॉजिक थोड़ा सा अलग है, ध्यान रख सकते हैं क्या? खैर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट काइंड ऑफ कॉन्जुगेशन। तो अभी लास्ट क्लास में 1 आवर लगभग गए और अभी भी थोड़ा टाइम गया। पूरे क्लास को कम से कम ये एकदम से आइडिया होना चाहिए लोकलाइज्ड है या नहीं है, समझ गए? नाउ पाई नेगेटिव चार्ज, पाई नेगेटिव चार्ज को तुम बोल सकते हो पाई फुल्ली फिल्ड, है ना, पी ऑर्बिटल
है ना, ऑन एन एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज, मतलब जिस पे फुल्ली फिल्ड पी है उसी पे नेगेटिव चार्ज है, ऐसे वाली बात। पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। सो पाई नेगेटिव चार्ज में देखो क्या नाम आता है, जैसे मान लो अगर विनाइल है और यहाँ पे सपोज मैं एक ऐसा वाई से किसी से बॉन्ड बनाया हुआ है यहाँ पे, और इस बॉन्ड का हेट्रोलिसिस हुआ और दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया इसी कार्बन पे। कार्बन के पास अब लोन पेयर आ चुका है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन पेयर हेट्रोलिसिस की वजह से है। तो यहां पे हम बोलते हैं ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया, सी और वाई के बॉन्ड का हेट्रोलिसिस हुआ जिसकी वजह से कार्बन पे नेगेटिव आ गया, वाई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए ऐसा हुआ। इसका अगर देखोगे पाई सिग्मा, और जिसके पास नेगेटिव चार्ज है एक्चुअल में उसके पास फुल्ली फिल्ड पी है। इसका दो डायग्राम लोग बनाते हैं, एक डायग्राम जिसमें हम बोलते हैं कि नेगेटिव चार्ज हाइब्रिड में है। नेगेटिव चार्ज किसमें है? हाइब्रिड में। जो कार्बेनाइन है उसका नेगेटिव चार्ज कहां रख दिया बच्चे? हाइब्रिड में। क्या ये सिचुएशन सही लग रहा है? या फिर एक सिचुएशन, इसको बोलते हैं एलाइल कार्बेनाइन, ठीक है, एलाइल कार्बेनाइन। देखो जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसका नेगेटिव चार्ज पीजेड में रख देते हैं, मतलब एटॉमिक में। कौन सा सिचुएशन ज्यादा सही लग रहा है आपको? ऑब्वियसली अगर इस नेगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन पेयर को रेजोनेंस करने का मौका मिल रहा है, इसीलिए मैंने कभी लिखाया था कार्बेनाइन sp2 भी होता है कभी कभी, कार्बेनाइन। तो इसमें ये सही नहीं है क्योंकि रेजोनेंस की वजह से जो हाइब्रिड में लोन पे रखा है वो एटॉमिक में आ जाएगा और डीलोकलाइज होगा। तो कार्बेनाइन sp2 भी होता है, ध्यान में रखना है आपको। कार्बेनाइन sp2 भी होता है, आपको ध्यान में रखना है। कार्बेनाइन sp2 भी होता है, ठीक है। और यहीं पर अगर मान लो नॉर्मल ये वाली कार्बेनाइन होती, ऐसी वाली, ये वाली, जहां पे देखो जिस पे नेगेटिव है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, लेकिन जिससे जुड़ा उधर पाई बॉन्ड नहीं। तो इसका अगर हम दो डायग्राम बनाए तो कौन सा डायग्राम यहाँ पे आप अप्रिशिएट करोगे? लोन पेयर को कहां रख दें? ये डायग्राम अप्रिशिएट करना है या जितना लॉजिकल लग रहा है उसके हिसाब से बता दीजिए, ये डायग्राम ज्यादा सही लग रहा है। रेजोनेंस तो होना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इधर बगल में जिस पे नेगेटिव है ना, नेगेटिव का मतलब एक्चुअल में नेगेटिव विथ अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ नेगेटिव का मतलब लोन पेयर ही है, नेगेटिव का मतलब लोन पेयर है यहाँ पर। ये सही लग रहा है, यहाँ पे ये गलत लग रहा है, और यहाँ पे जो कार्बेनाइन है वो sp3 बोलना पड़ेगा। तो ऐसा कार्बन पे नेगेटिव जो रेजोनेंस ना करे उसका नेगेटिव स्टेरिक नंबर में काउंट करते हैं, और ऐसा यहाँ पे sp3 नहीं बोल सकते। देखो 1 2 3 सिग्मा एक लोन पेयर, अगर इसको भी हाइब्रिड में लेते तो sp3 बोलना था, लेकिन इसको हमने हाइब्रिड में नहीं लिया क्योंकि बगल में दो पैरेलल पी। अब देखो यहां पर हम क्या बोलेंगे? स्टेरिक नंबर sp2। क्यों sp2 बोला? 3 सिग्मा है, लोन पेयर हाइब्रिड में है ही नहीं कि हम उसको स्टेरिक नंबर में इंक्लूड करें। गुड टू गो, ठीक है, समझ में आ रहा है? लिखो लिखो जल्दी लिखो, इधर वाला पार्ट हो गया, ये वाला। पाई नेगेटिव के लिए रूल अभी बना, देखो जो पाई लोन पेयर का रूल था वही यहाँ पे रूल है, बस फर्क ये है पहले जहां लोन पेयर था वो एटम न्यूट्रल था इससे पहले वाले डिस्कशन में, अभी जिसके पास लोन पेयर है वो एटम नेगेटिवली चार्ज है, बस इतना फर्क है, सब कुछ सेम है। पाई लोन पेयर कैसे, लोन पेयर डीलोकलाइज था या नहीं था, ये समझ में कैसे था? सिमिलरली नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज है या नहीं है, बिल्कुल सेम रूल है जो पीछे वाले थे।
फर्क एक जगह पे आ रहा है कि वहां पे जिस एटम पे लोन पेयर था वो न्यूट्रल था, और अभी जो डिस्कशन हो रहा है जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज है उसके पास लोन पेयर है, या जिस पे लोन नेगेटिव जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव सॉरी जिसके पास लोन पेयर है वो नेगेटिवली चार्ज है, ऐसे बोल सकते हैं, राइट? हाँ, कल क्यों नहीं आता जी? क्या? ओके, सो कैसे पता चलेगा नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो फिर से वही कंडीशन है, देखो सब लोग ध्यान दीजिए, जिस एटम के पास लोन पेयर है वो नेगेटिवली चार्ज भी है, ये सिचुएशन है। जैसे ए के पास लोन पेयर है बट वो नेगेटिवली चार्ज भी है, क्यों ऐसा है? क्योंकि ए ने, ओए अमन, क्योंकि ए ने किसी और के साथ हेट्रोलिसिस किया है, इसके वजह से इसके पास लोन पेयर विथ नेगेटिव आया। ये जिससे जुड़ा है डायरेक्टली उसी के पास एमटीपी होना चाहिए या डी होना चाहिए, या फिर जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो जिससे जुड़ा है वो बी और सी ऐसे है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो जिस पे नेगेटिव है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है। ये सारे सिचुएशन में नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर जाएगा, और यहां तो हम बैक बॉन्डिंग ही बोलते हैं। इस वाले केस में नेगेटिव चार्ज का इस एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ बैक बॉन्डिंग, जैसे लोन पेयर बैक बॉन्डिंग करता था, यहां भी लोन पेयर ही बैक बॉन्डिंग कर रहा है, गौर से देखो तो। बस फर्क ये है जिसके पास लोन पेयर है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, बिल्कुल सेम सिचुएशन है। बोलिए, गुड टू गो? तुम लोग आपस में कोई बात मत कर। देखो ऑलरेडी कितने तरह का नॉइस है, पेन रखना ये वो, देखो थोड़ी देर शांत रहो, देखो ऊपर से तेरा आवाज आता है फिर, देखो यहाँ पे रेजोनेंस है पाई नेगेटिव चार्ज का, एसिडिडाइन रेजोनेंस करेगा, बिल्कुल जहां पे नेगेटिव है वो सिंगल से जुड़ा है। इनफैक्ट यहाँ O माइनस के पास 3 लोन पेयर है। मैं बताऊं, ये दोनों लोकलाइज है और इन तीनों में एक दो लोकलाइज है, एक ही डीलोकलाइज। ये दोनों लोकलाइज क्यों है? आपको पता है कि उसमें यहाँ पे जिसके पास नेगेटिव है या लोन पेयर है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, जिससे जुड़ा है उसने डबल बॉन्ड बना रखा है, तो ये डीलोकलाइज्ड हो गया। ठीक है जी, नेगेटिव चार्ज इस केस में नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? डीलोकलाइज्ड हो गया। क्या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस है? ऑब्वियसली है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस। बोलो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इन दोनों की तरफ डिस्पर्स हो सकता है। इसीलिए बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सल्फोनिक एसिड का जो कंजुगेट बेस है वो ज्यादा रेजोनेंस करता है, नेगेटिव चार्ज डूइंग मोर रेजोनेंस, दिस नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड ओवर दिस CO एज वेल एज दिस CO, SO बोल सकते हो, whereas this negative charge is dispersing over this only। तो इन दोनों में याद करो उधर क्या लिखा है था, स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्गर द करस्पॉन्डिंग एसिड। और अगर कॉन्जुगेट बेस एनायन है और वो नेगेटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल में फैल जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? यहाँ ज्यादा रेजोनेंस है, मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी। यहाँ क्यों मोर रेजोनेंस है? समझ में आ रहा है? बोलिए। इनफैक्ट मैं बताऊं, जो कॉमन एनायन तुमने पढ़ा है ना, सब में रेजोनेंस है। कार्बोनेट स्ट्रक्चर बना के देख, दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और बारी बारी से ये नेगेटिव इस CO के साथ रेजोनेंस करेगा। कार्बोनेट में भी पाई नेगेटिव रेजोनेंस है। सल्फेट पाई नेगेटिव रेजोनेंस है। सल्फेट में 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और इसके 3 में से एक लोन पेयर।
इन दोनों के साथ रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस देखो कार्बोनेट में है, सल्फेट, ये ऑर्गेनिक में बता रहा था, अभी यहाँ क्लियर कर रहा हूं। मैंने बताया था ऑर्गेनिक में नहीं बात पढ़ते हैं, इधर पढ़ते हैं। सल्फेट, फॉस्फेट, यहां भी कैसा रेजोनेंस है? देखो फॉस्फोरस 3O- से जुड़ा है और एक न्यूट्रल ऑक्सीजन से जुड़ा है। मैं बता दूं ये वाला पाई बॉन्ड इन तीनों O- से रेजोनेंस करेगा, समझे? क्लियर है? नाइट्रेट, नाइट्रेट में भी रेजोनेंस होगा, देखो ध्यान देना। नाइट्रेट में ये है, तो नाइट्रेट में मैं बता दूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, नेगेटिव चार्ज इस NO के साथ रेजोनेंस करेगा। देखो जिस पे नेगेटिव है सिंगल से जुड़ा है, जिससे जुड़ा है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, दिख रहा है? इनफैक्ट उधर जितना एग्जांपल दिया सब में ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। देखो जहां नेगेटिव है, जिस पे लोन पेयर है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, जिससे जुड़ा है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, देखो, है ना? नाइट्राइट में भी रेजोनेंस है, NO2-, नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन। मैं बता दूं नाइट्राइट आयन में गौर करना, ये दोनों लोन पेयर लोकलाइज्ड है, ये भी लोकलाइज्ड है। इस ऑक्सीजन के बस 3 में से एक ही लोन पेयर है जो डीलोकलाइज्ड। नाइट्राइट में नाइट्रोजन का जो यहाँ पे है ना, इस नाइट्रोजन पे भी एक लोन पेयर बचेगा, बॉन्डिंग लगाओ सही से, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 शेयर हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे भी बचेगा यहाँ पर। और मैं बताऊं ये लोकलाइज्ड है, ये दोनों भी लोकलाइज्ड है, इधर 3 में से 2 लोकलाइज्ड है, 1 डीलोकलाइज्ड। तो ऑर्गेनिक में कहां कहां पे पाई नेगेटिव रेजोनेंस है वो भी सीखने का मौका मिल रहा है अभी। ओके, मैं टाइम नहीं दूंगा अलग से लिखने का, जल्दी लिखना है आपको। और बीच बीच में उसके एप्लीकेशन पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे सल्फोनिक ज्यादा एसिडिक है या कार्बोक्सिलिक, तो सल्फोनिक, है ना? देखो ऐसा है, क्या रेजोनेंस है बच्चे? क्या रेजोनेंस है इन सब में नेगेटिव चार्ज का? है। इन दोनों में ज्यादा रेजोनेंस कहां पर है? तो कार्बेनाइन विच इज हैविंग मोर रेजोनेंस, मोर स्टेबल, कार्बेनाइन हैविंग मोर रेजोनेंस, मोर स्टेबल। यहां पे ये नेगेटिव 4p के साथ डिस्पर्सन शो करेगा, जबकि ये नेगेटिव 6p के साथ डिस्पर्सन शो करेगा। लॉजिकल लग रहा है? बढ़िया। क्या यहां कार्बन का नेगेटिव रेजोनेंस करेगा? पता है जो एल्डिहाइड कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन होता है ना बच्चे, ऑर्गेनिक में आगे सिखाऊंगा कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटता है और कंजुगेट बेस बनता है, ध्यान देना, एल्डिहाइड कीटोन का जब अल्फा हाइड्रोजन का H+ निकला, जैसे ये निकला, देख रहे हो हर जगह रेजोनेंस आता है, जैसे ये कॉन्जुगेट बेस बना, दिस कॉन्जुगेट बेस नाउ विल शो रेजोनेंस विद CO ग्रुप। और पता है इसका रेजोनेंस जब ड्रॉ करेंगे ना तो इनोलेट आयन बनता है। क्या बनता है? इनोलेट आयन। O पे माइनस चला जाता है बच्चे, पहले माइनस किस पे था? कार्बन पे। ये रेजोनेंस करना थोड़ी देर में सीखेंगे, तो चला जाता है O पे माइनस। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल यही है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। तो इससे ये सीखना पड़ेगा आपको कि एल्डिहाइड कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड क्योंकि उसका कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना? कुछ कुछ कार्बेनाइन जो रेजोनेंस से स्टेबल होता है, या कुछ कुछ एनाइन जो स्टेबल होता है रेजोनेंस से, वो सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट सब है ना? इवन ये वाला कार्बेनाइन कहलाता है एलाइल विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, एंड दिस इज बेंजाइल, दिस इज आल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड।
ये अभी जस्ट मैंने ड्रॉ भी किया था, इसको ऐसा बनाया था, और इसको ऑर्बिटल लेवल पे 2 डायग्राम भी बनाए थे अभी, है ना। इसका डायग्राम बना देता हूं, बेंजाइल कार्बेनाइन का। बेंजाइल कार्बेनाइन में ना बच्चे नेगेटिव कार्बन पे दिखाना है, लेकिन लोन पे रखना है पीजेड में। और बेंजीन के पास कितने पीजेड है? बेंजीन के पास 6 पीजेड है, देखो, समझे। तो बेंजाइल कार्बेनाइन का जो कार्बन पे नेगेटिव है, जो लोन पेयर है, वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस शो करता है, जस्ट लाइक एनिलीन और फेनॉल, जहां पे लोन पेयर न्यूट्रल एटम पे था। जहां पे लोन पेयर कहां था? न्यूट्रल एटम में था, ठीक है। यहां तक डन है? क्या आप मॉलिक्यूल देख के बता सकोगे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है या नहीं? पक्का? जिस तरह से आप अभी सीख गए थे कि लोन पेयर डीलोकलाइज है या नहीं है, उसी तरह नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज है या नहीं है, ये आपको बताने का पावर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, चलो एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। यहां पे बताओ नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है या नहीं? सल्फर है इधर दोनों तरफ। ऐसा सिचुएशन है, देखो ना, CH3SCH2 माइनस, मान लो ऐसा है। मैं बताऊं सल्फर के पास भी 2 लोन पेयर है, और देखो जिस पे नेगेटिव है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, जिससे जुड़ा है उसके पास लोन पेयर वगैरह है, बट याद करो सल्फर थर्ड पीरियड एलिमेंट है, तो जिससे जुड़ा है उसके पास क्या है? एमटीडी है। तो ऑब्वियसली इन दोनों ही केस में सल्फर के साथ नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा। यस नो? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्लोरोफॉर्म एंड क्लोरोफॉर्म में कौन ज्यादा एसिडिक है, एसिडिक स्ट्रेंथ, क्लोरोफॉर्म एंड फ्लोरोफॉर्म में कौन ज्यादा एसिडिक है? ये भी एक अच्छा सवाल है, पूछा जाता है। तो इधर लिख लिया क्या सबने? थोड़ा फास्ट लिखना पड़ेगा बच्चे, अंडरस्टैंडिंग और लिखना सब साथ में होना चाहिए। हाँ देखो 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 देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ का कंसेप्ट जो अभी तक बिल्ड हुआ है वो क्या था? कॉन्जुगेट बेस बनाइए और उसकी स्टेबिलिटी जज कीजिए, राइट। तो मैंने जब फ्लोरोफॉर्म से H+ निकाला, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? कार्बन के पास। H+ निकल गया, तो बन गया ये कार्बन आयन। नाउ कैन यू टेल मी दिस कार्बन आयन is stabilized by strong withdrawing power of fluorine, that is -I power of fluorine, yes or no? फ्लोरीन ने इसको स्टेबिलिटी तो दी है, इंडक्टिव इतना तो पढ़ाया है। अच्छा, क्या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन के साथ रेजोनेंस करेगा? हर फ्लोरीन के पास ना बच्चे 3 लोन पेयर है, और उसके पास कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। मैंने क्या बोला? जिसपे नेगेटिव और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, और जिससे जुड़ा हो उसके पास एम्प्टी हो, तो हो सकता है बैक बॉन्डिंग। यहां पे जैसे ही क्लोरोफॉर्म से H+ निकालोगे, तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, कॉन्जुगेट बेस देखो ऐसा बनेगा, 3 क्लोरीन। नो डाउट क्लोरीन भी विड्रॉइंग है, राइट, लेकिन मैं बताऊं फ्लोरीन ज्यादा खींच रहा था, -I पावर फ्लोरीन का ज्यादा है। अच्छा, यहां भी क्लोरीन के पास, हर क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, 7 में 1 शेयर हुआ ना इधर बॉन्ड में, तो 6 बचेंगे। लेकिन यहां पता है -I के साथ साथ बैक बॉन्डिंग भी। क्यों? क्योंकि इन सब के पास एमटीडी है, थर्ड पीरियड एलिमेंट के पास एमटीडी होता है, 3D। यस नो? तो यहां पर ना सिर्फ -I लग रहा है, -I लग रहा है और स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, नो डाउट। लेकिन यहाँ -I और -M, जिसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, उन दोनों से स्टेबिलिटी बढ़ा है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो कार्बन पे है वो -I से डिस्पर्स तो हो रहा है इंडक्टिव से, साथ साथ में ये नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के साथ बैक बॉन्डिंग भी कर रहा है।
तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन आया है कि एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है क्लोरोफॉर्म का, फिर होता है फ्लोरोफॉर्म, एंड उसके बाद ब्रोमोफॉर्म, एंड लास्ट में आइडोफॉर्म। रीजन कि क्लोरोफॉर्म का कॉन्जुगेट बेस अच्छा इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग भी कर रहा है। अच्छा सवाल है ये। सबसे ज्यादा स्टेबल इन दोनों में किसकी कॉन्जुगेट बेस है? क्लोरोफॉर्म की कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का जो कॉन्जुगेट बेस है उसको माइनस आई और बैक बॉन्डिंग दोनों की स्टेबिलिटी है। फिर से बोला, जिस पे नेगेटिव है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, जिससे जुड़ा है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे 3 लोन पेयर है क्लोरीन के पास, तो बैक बॉन्डिंग क्यों होगा? अरे उसका खुद का लोन पेयर है, किसी और से थोड़ी लिया है उसने, वो तो ऐसे भी उसको रखता, लेकिन सामने नेगेटिव आया और उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। समझ में आ रहा है? नहीं? बोलो सब लोग। दो तीन एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एग्जांपल्स, नॉर्मल एग्जांपल्स कम कर रहा हूं, लेकिन एक्स्ट्रा एग्जांपल बढ़ा दिया जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कॉन्जुगेशन इज पाई एम्प्टी ऑर्बिटल। इसको बोल सकते हो पाई, है ना, एम्प्टी ऑर्बिटल on an atom having positive charge also, having positive charge also। मतलब एक तो है कि पाई बॉन्ड है और जिस एटम से रेजोनेंस की बात करें उसी के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। देखो सिंपल एग्जांपल है इसका, इसमें कार्बोकेटायन तो बड़ा फेमस एग्जांपल है। पाई बॉन्ड है, जिस एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, जिससे जुड़ा है उधर पाई बॉन्ड है। अच्छा, जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है पॉजिटिवली चार्ज भी है, तो ये रेजोनेंस कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा। यहां पे देखो क्या होगा, ऑर्बिटल लेवल पे क्या होगा सब लोग समझिएगा। हाइड्रोजन जो यहाँ पे कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन ऐसे भी sp2 होता है, आप जानते हो, तो कार्बोकेटायन के पास एक एमटीपी तो होगा ही होगा, और यहाँ पे 2 पी है पैरेलल जो कि आपस में बॉन्ड बना रखा है। तो यहाँ पे फिर से हाई एनर्जी भले ही 2 है, लेकिन 3 पैरेलल पी हो गया, तो रेजोनेंस होगा। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 ही है, लेकिन टोटल एम्प्टी पैरेलल पी कितना है? 3, रेजोनेंस होगा, है ना। इसी को थोड़ा एक्सटेंड कर दोगे, बोलेंगे यहां भी रेजोनेंस होगा। पता है इसका पी एमटीपी 4 हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ रेजोनेंस करेगा, 4 पी के साथ रेजोनेंस करेगा। इसी को थोड़ा और बढ़ा दोगे तो यहां पे देखो फिर से नहीं लग रहा है, ये एमटीपी 6 पी के साथ, जिसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भी है हाई एनर्जी। तो इन सब में अगर स्टेबिलिटी पूछता है सबसे ज्यादा वो कार्बोकेटायन बोलते हैं। दिस कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल फॉलोड बाय दिस एंड देन दिस। समझे? इफ कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, है ना, मोर स्टेबल। कार्बोकेटायन अगर रेजोनेंस कर रहा है तो मोर स्टेबल। क्लियर हो रहा है सबको? बोलिए। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है उसका पॉजिटिव होना मस्ट है। अगर मान लो यहाँ BH2 ले लेते तो भी यहाँ रेजोनेंस होता। वाई? बोरोन के पास एक एमटीपी होता ही है, आपको पता है। BF3 कभी पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग में, बोला था उसके एक एमटीपी होता है। यहाँ पे बोरोन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, है ना। यहाँ देखो बोरोन ने 3 बॉन्ड बनाए, उसके बावजूद भी एक एमटीपी है। ये अलग बात है कि अभी बोरोन के पास कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए मैंने वहां 2 केसेस लिखे हैं, पाई एमटीपी एम्प्टी ऑर्बिटल एज वेल एज क्या लिखा है, पाई एम्प्टी ऑर्बिटल ऑन एन एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज, है ना। ठीक है, क्या आप ये पहचान पाओगे कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है या नहीं है, या फिर यहाँ पे रेजोनेंस है या नहीं? ये क्वेश्चन देखो एक बार आया हुआ है एम्स में
कि यहाँ पे रेजोनेंस है या नहीं है, और ये एरोमेटिक है या नहीं, ऐसा भी सवाल है। बोरोन के पास एमटीपी है और रिमेनिंग हर कार्बन के पास पी है। पता है टोटल वहां पे 7 पैरेलल पी है। अगर मॉलिक्यूल ऐसा ऐसा हॉरिजॉन्टल है तो हर कार्बन और बोरोन के पास एक पैरेलल पी है। ये कंपाउंड ना एरोमेटिक भी है और यहाँ रेजोनेंस भी है। एरोमेटिक बताएंगे हकेल रूल के हिसाब से चलता है। या ये समझ में कैसे, इसके पास एमटीपी है, देखो बोरोन के पास एमटीपी है, वो जिससे जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है और उधर पाई बॉन्ड है। कंडीशन अभी जो लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज वाला था वैसा ही कंडीशन याद रखो, जिसके पास एमटी है वो जिससे जुड़ा है उधर पाई बॉन्ड है, डबल या सिंगल। जिसके पास एमटी है पी, वो जिससे जुड़ा है ना, यहां पे ऐसे भी लिख सकते थे, ट्रिपल बॉन्ड भी लिख सकते थे। हो सकता है यहाँ पे ए पे प्लस हो या सिर्फ न्यूट्रल में एमटीपी हो, हर जगह पे रेजोनेंस है। समझे? क्लियर हो रहा है? पाई एमटीपी दैट इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन कॉन्जुगेशन। बड़ा फेमस कार्बोकेटाइन है बच्चे, बेंजाइल। ऑब्वियसली दिस ऑल्सो शो रेजोनेंस विद द बेंजीन, है ना। इसका ऑर्बिटल लेवल जिसको एनालाइज करना है, देखो कार्बन के पास, कार्बोकेटाइन के पास एक पी होता है। यहाँ पे पता है कार्बोकेटाइन के पास एक एमटीपी जरूर है, बट कार्बोकेटाइन इटसेल्फ पॉजिटिवली चार्ज्ड है। एंड बेंजीन के हर कार्बन के पास क्या होता है, एक पी होता है जो आपस में पाई बॉन्ड बना रखा है। कितने पैरेलल पी हो गए? 7। बेंजाइल इज वेरी वेरी स्टेबल कार्बोकेटाइन एक्चुअली। दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन, है ना। अगर रिंग पे ही प्लस आ जाए तो हाईली अनस्टेबल होता है। अच्छा यहां पे क्या ये प्लस रेजोनेंस करेगा? ध्यान रखना ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस नहीं करता। इवन बेंजीन पे प्लस आ जाए, माइनस आ जाए या रेडिकल आ जाए, वो रेजोनेंस नहीं करता है, क्योंकि ये प्लस माइनस रेडिकल पी में है ही नहीं। प्लस माइनस रेडिकल जो है वो एमटी पी में है ही नहीं, मतलब पी में नहीं है वो। जैसे इसका अगर ऑर्बिटल नेचर करोगे तो इस पे जो कार्बोकेटाइन है वो एक्चुअल में MtSp2 में है, और यहाँ पे पैरेलल 6p। जो प्लस चार्ज है वो p में है ही नहीं बच्चे, हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्लस है। या इसमें भी नेगेटिव जो है वो sp2 में नेगेटिव है, यहां पर भी डॉट जो है वो sp2 में डॉट है। एंड दैट्स वाई इन सब में जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो ये है, क्योंकि नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चलो स्टेबल हो भी जाएगा, ये दोनों हाईली अनस्टेबल है, हाईली। और नॉर्मल ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ये दोनों नहीं बनते। तुम बताओ ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या रखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर या खाली रख दें? हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर रखे या उसको खाली रख दें, या हाफ फील्ड रख दें? क्या रखे? इलेक्ट्रॉन पेयर रखें। इन दोनों केस में हाइब्रिड ऑर्बिटल एक जगह पे एम्प्टी और एक जगह पे हाफ फील्ड, समझे? तो ये थोड़ा बहुत स्टेबल भी है, क्योंकि इस केस में हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड में चला जाता है। फेनाइल कार्बेनाइन स्टेबल होता है, फेनाइल कार्बोकेटाइन, फेनाइल रेडिकल स्टेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे रेडिकल या प्लस का रेजोनेंस नहीं है। लेकिन ओवरऑल कोई बोले क्या इन तीनों में रेजोनेंस है? पाई पाई रेजोनेंस है। क्या इन तीनों में रेजोनेंस है? पाई पाई रेजोनेंस। कैसे रेजोनेंस है? पाई पाई। क्लियर है? बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? अरे ऐसा नो सब लोग। नाउ पाई हाफ फिल्ड P
दैट इज पाई रेडिकल। बड़ा सिंपल एग्जांपल है बच्चे, जिसके पास रेडिकल है वो जुड़ा होना चाहिए सिंगल बॉन्ड से, और जिससे जुड़ा है उसके पास, जैसे ए के पास मान लो रेडिकल है, वो बी से जुड़ा है और उधर डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, ऐसा वाला सिचुएशन है। इन दोनों केस में रेडिकल रेजोनेंस करेगा। पाई रेडिकल सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, देखो एलाइल कार्बन फ्री रेडिकल, एलाइल कार्बन फ्री रेडिकल। इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं एलाइल कार्बन फ्री रेडिकल का, तो यहां पर देखो जो एक्चुअल में रेडिकल है वो पी में है। कितने पैरेलल पी हो गए? हाई एनर्जी 3 है और 3 पैरेलल पी हो जाएगा। रेडिकल को देख के बस अगर तुमने बता दिया कि रेजोनेंस है या नहीं है तो स्टेबिलिटी जज हो जाएगी। क्या ये रेडिकल रेजोनेंस कर रहा है? ऑब्वियसली ये रेडिकल इन दोनों के साथ रेजोनेंस कर सकता है। क्या ये रेडिकल रेजोनेंस कर रहा है? ये रेडिकल इन तीनों 6 पैरेलल पी के साथ रेजोनेंस। मैं बताऊं रेडिकल हैविंग मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी। अगर इन दोनों में स्टेबिलिटी कंपेयर करना होता तो 2 को 1 से ज्यादा बोलते। यहाँ पे ज्यादा रेडिकल रेजोनेंस करेगा। रेडिकल रेजोनेंस कैसे करेगा वो नहीं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ करेगा या नहीं करेगा। बस ये ड्रॉ कैसे करते हैं वो भी थोड़ा बहुत आइडिया। पैरेलल पी 6 हो गया कि नहीं? बहुत सारे पैरेलल पी ऑर्बिटल्स हो गए, बोलो क्लियर है? ध्यान रखना कल और आज के क्लास में, उससे पहले वाले क्लास में अभी सिर्फ ये चल रहा है कि रेजोनेंस का कंडीशन क्या है और कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो रेजोनेंस करता है, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम का टाइप क्या है। पाई पाई कॉन्जुगेशन है ना, पाई लोन पेयर, पाई नेगेटिव चार्ज, पाई पॉजिटिव चार्ज, पाई रेडिकल, बैक बॉन्डिंग के कंसेप्ट डिस्कस हुए। यस नो? ठीक है। नाउ लिखिए हाउ टू ड्रॉ रेजोनेंस, उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं अभी टॉपिक को। पहले हम एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक समझते हैं, उसके बाद रेजोनेंस में आते हैं फिर से। ठीक है। रीजन है कि बहुत बार ऐसा होता है कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर एरोमेटिक टाइप है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो जब हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, है ना, तो लिखिए अभी तक हमने ये सीख लिया व्हाट इज रेजोनेंस, वेयर इज रेजोनेंस, व्हाट इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस एंड व्हाई रेजोनेंस, टू गेट द स्टेबिलिटी, राइट। हाउ टू ड्रॉ रेजोनेंस ये अभी पेंडिंग है, इसको एरोमेटिसिटी के बाद पढ़ते हैं। ठीक है, समझ गए? तो लिखिए एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। हाँ लिखो लिखो लिखो, मैं देखा हूं। नॉन एरोमेटिक, पीछे देखो। लिखिए एरोमेटिक क्या है, कंडीशन क्या है बता देता हूं। साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, प्लेनर में डबल एन होगा क्या जी? ठीक। साइक्लिक कॉन्जुगेटेड, साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड, प्लीज प्लीज बातें नहीं। ऑल एटम ऑफ रिंग sp या sp2 having p having so many, देखो अभी रेजोनेंस पढ़े इसलिए ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। p और d और बोथ बोल सकते हैं। क्या लिख रहा है? ऑल एटम ऑफ रिंग sp और sp2 having so many parallel p और d and in
those Pd number of high energy electrons are total या तो 2 होना चाहिए या 6 या 10 या 14 या 18 या 22 एंड सो ऑन। कहने का मतलब यहां पे है 4n+2 हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन का मतलब कभी भी सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लोन पेयर भी हो सकता है, रेडिकल्स भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। और यहाँ n स्टार्ट होता है 1 से, सॉरी 0 से, 0 1 2 एंड सो ऑन। इसमें n का वैल्यू अगर 0 रखते हो तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन 2, देखो यहाँ 2 लिखा है। n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 4+2 6 हो गया। 3 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो सॉरी पहले 0 रखा तो 2, 1 रखा तो 6 और 2 रखा तो 10, फिर अगर 3 रखा तो 14 एंड सो ऑन। मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे समझिए, रिंग का हर एटम के पास पी होना चाहिए, पी या डी, और उन सारे पी पैरेलल पी में टोटल हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, टोटल या तो 2 या 6। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? रिंग का हर एटम sp2। इस क्लाउड का एक दो एक्सेप्शन भी है, कभी कभी क्या होता है सिर्फ पेरीफेरी पे देखते हैं, ऐसा पॉसिबल है, इन बिटवीन नहीं पॉसिबल है तो भी हो जाता है, सरफेस पे आउटर बाउंड्री पे। मतलब अगर मान लो 2-3 रिंग है, कोई एक रिंग भी इसको सेटिस्फाई कर दिया तो हो जाएगा एरोमेटिक। मेरे बात समझना, रिंग का हर एटम क्या होना चाहिए, sp या sp2। मतलब इन शॉर्ट sp2 ना हो चलेगा, हर एटम के पास क्या होना चाहिए, p। रिंग के हर एटम के पास क्या होना चाहिए, और ऐसा तब पॉसिबल है जब उसकी हाइड्रेशन sp2 होती है, तब एक p बच जाता है, इसीलिए मैंने ये लिख दिया। रिंग के हर एटम के पास एक p होना चाहिए, और उन सारे पैरेलल p में टोटल हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन का समेशन या तो 2 आ जाए या कितना आ जाए, 6 या हाँ कितना, अब इसमें क्या है बच्चे, सारा क्लाउड सेम है ना, तीसरा पॉइंट भी सेम है, चौथा पॉइंट में भी सब कुछ सेम है, बस यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन का काउंट 4 8 12 16 का आना चाहिए, सब सेम। मतलब 4n हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4n हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ n स्टार्ट होता है 1 से। बाकी देखो सब सेम लिख दिया मैंने। इस वाले पार्ट को ना बच्चे हकल रूल बोलते हैं, ठीक है। एरोमेटिक्स आर साइक्लिक, तो जो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, वो नॉन एरोमेटिक है, सिंपल, इसका कोई डेफिनेशन नहीं। सारे ओपन साइकिल नॉन एरोमेटिक, बहुत सारे साइक्लिक जो इसको फॉलो नहीं करते नॉन एरोमेटिक। समझ में है? क्या सारे साइक्लिक एरोमेटिक होंगे? नहीं। वो साइक्लिक जो इसको फॉलो करेंगे एरोमेटिक होंगे। क्या सारे साइक्लिक एंटी एरोमेटिक होंगे? नहीं, इसको फॉलो करना पड़ेगा। देखो आप रेजोनेंस समझ रहे हो ना, इसलिए पैरेलल पी अब अच्छे से समझ पाओगे आप। रेजोनेंस समझ रहे हो इसलिए पैरेलल पी आप अच्छे से समझ पाओगे, है ना। ऑल दोज कंपाउंड विच आर नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक आर नॉन एरोमेटिक, ध्यान रखोगे। नाउ देखिए एग्जाम्पल्स शुरू करते हैं, पहले आइडेंटिफाई तो करते हैं।
जैसे ये साइक्लिक कंपाउंड है, क्या रिंग का हर एटम के पास पी है? ऑब्वियसली कार्बोकेटाइन है तो पी तो होगा, इन दोनों के पास भी पी है। सारे पी में टोटल इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी कितने हैं? पाई बॉन्ड एक ही है तो 2 हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन हुआ। कितने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन हुए इसके पास? तो ये एरोमेटिक है ना। इसको ऑर्बिटल लेवल पे अगर समझना चाहो तो तुम ऐसे दिखा सकते हो, है ना, कि यहां पर देखो क्या है, पी और पी है जो आपस में पाई बॉन्ड बना रखा है, और इस कार्बोकेटाइन के पास भी एम्प्टी पी है, तो टोटल पैरेलल पी कितने हो गए? अच्छा, यहाँ पता है पैरेलल पी का काउंट मायने नहीं रखता। पैरेलल पी 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, वो मायने नहीं रखता। पैरेलल पी में इलेक्ट्रॉन मायने रखते हैं। पैरेलल पी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होना चाहिए? 2, 6, 10, तो क्या बोल देंगे? एरोमेटिक। समझ में आया? बोलिए। अगर मान लेते हैं ऐसा है, यहां माइनस है, क्या है ये? सोचने वाली बात है। तो कार्बोनाइन यहां पे रेजोनेंस अगर करता है तो पैरेलल पी में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? देखो तो, नेगेटिव चार्ज अगर मैं यहां रख दूं, ठीक है, दिख रहा है, हो जाएगा। तो ये क्या हो गया बच्चे? एंटी एरोमेटिक। क्या हो गया ये बताओ जल्दी से, फटाफट बताइए। क्या? एंटी एरोमेटिक, पक्का? सब लोग समझ पा रहे हैं जी? इधर पैरेलल पी में कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करो? 4 तो ऐसे, और वो नेगेटिव चार्ज भी पैरेलल पी में आ जाएगा। तो एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक दिखा? बोलो। बेस्ट एग्जांपल देखो, ये एरोमेटिक का बेस्ट एग्जांपल है ना। तुम लोग मजाक बना रहे हो, क्या ही है इसमें? आजकल अमायरा भी मजाक बनाती कुछ कुछ प्रोनाउंसिएशन, ऐसे बोलो, गलत बोल रहे हो। हाँ, मैंने भेपर बोल दिया तो तुरंत। भेपर क्या होता है? कौन सा? सही था क्या? सो कूल। ठीक है, मैं लिख देता हूं आंसर्स। नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक sp3 हो गया, यहाँ पे देख लो, ये sp3 हो गया ना। रिंग का एक भी एटम sp3 है तो कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाएगा। यस नो? नाउ ये एरोमेटिक लिखना बच्चे। एक्चुअल में इसके बारे में बुक्स में लिखा रहता है कि नॉन एरोमेटिक बट इसेंशियली एरोमेटिक कैरेक्टर, तो इसको एरोमेटिक ही बोलना है। रीजन मैं बताता हूं। ये वाला बॉन्ड ना इधर ब्रेक हो जाता है, और ये एक्चुअल में इस फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्म में, यहां प्लस। तो जो पहला एग्जांपल था वही बन गया, देखो फर्स्ट एग्जांपल में बनाया था कि नहीं? 3 पैरेलल पी। मैं बताऊं, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन रिंग का पार्ट है ही नहीं। मान लो ऑक्सीजन के पास चला गया, अब रिंग में 3 कार्बन है और 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है। एंड सेम लॉजिक गोज फॉर दिस ट्रोपोलियम आयन। ये भी यहां जब जाता है ना, ये वाला मॉलिक्यूल, तो इसमें भी हम बोलते हैं कि ये एरोमेटिक है। अभी देखो रिंग में कितने एटम हैं? 7, सबके पास एक पी है और इलेक्ट्रॉन 6 ही है। रिंग में 7 एटम है। फिर बोलू, इसमें और इसमें ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ना। ये दोनों ही एरोमेटिक है। अभी मैं ये क्वेश्चन भी कराऊंगा कि व्हाई दिस इज हाईली पोलर, व्हाई दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज हाईली पोलर। पता है, इसके बगल में, सब लोग ध्यान देना, इसके बगल में अगर मैं ये लिखता
ये जहां पाई बॉन्ड नीचे नहीं है, अगर इन दोनों बॉन्ड की पोलैरिटी कंपेयर करते, गौर करना थोड़ा छोटा लिखा है लेकिन फोकस फोकस जो बोल रहा हूं, इन दोनों बॉन्ड की पोलैरिटी कंपेयर करते तो हम बोलते कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस फॉर्म में चला जाएगा तो यहां एरोमेटिक बन जाएगी। और अभी आने वाले समय में एरोमेटिसिटी का एप्लीकेशन में ये लाइन लिखाने वाला हूं मैं कि एरोमेटिक्स आर हाईली स्टेबल। कुछ लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता भी होगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल। इन दोनों की पोलैरिटी अगर कंपेयर करने बोली जाती ना बच्चे, न्यू1 न्यू2, तो न्यू2 बहुत ज्यादा बोलते न्यू1 से, क्योंकि यहां पे ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एरोमेटिसिटी नहीं मिलेगी और यहां ब्रेक करेंगे तो एरोमेटिसिटी मिलेगी। दोबारा मैं बता दूंगा, अभी फिलहाल के लिए ये और ये दोनों एरोमेटिक है। ध्यान रखना, रिंग में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ही है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी है, ऐसे समझना है। और यहां भी रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये ऊपर चला चल। अच्छा, ये नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक क्यों? क्योंकि एक sp3 आ गया। इसको नहीं समझ में आ रहा, वहां पे रीजन भी लिख लेना। यहाँ पे क्या आ चुका है? sp3। ये एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक। अगेन ये और ये एरोमेटिक, सेम लॉजिक। ये बॉन्ड का हेटोलिसिस कर, यहां पॉजिटिव यहां पॉजिटिव, यही बन जाएगा ये वाली। ये जो दिख रहा है ना CO ग्रुप, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे? इधर। और यहां दोनों कार्बन पे प्लस आएगा, बिल्कुल ऐसा बन जाएगा एरोमेटिक। पिरिडिन में लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट नहीं है, पता है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही रेजोनेंस कर रहा है, क्या होगा? एरोमेटिक। गुड टू गो। ओके, एनिलीन, एनिलीन में रिंग का एटम देखना होता है, बाहर नहीं। रिंग का एटम, रिंग के बाहर नहीं, रिंग के हर कार्बन पे p और उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है तो एरोमेटिक, 2 है तो एरोमेटिक। रिंग के हर कार्बन पे p है और टोटल इलेक्ट्रॉन 6 भी है, ऑल्दो ये रेजोनेंस करके इधर आएगा लेकिन उसको काउंट, रिंग के बाहर वाले एटम पे लोन पेयर है उसको मत काउंट करो हकल रूल में। क्या है ये? ट्रोपोलियम आयन एरोमेटिक, सारा एटम sp2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये वाली इस पे डिस्कशन करेंगे थोड़े समय के बाद। एरोमेटिक, एरोमेटिक दिखा, करते हैं डिस्कशन करते हैं। ये वाला एक एक्सेप्शनल है, लगता है एंटी एरोमेटिक होना चाहिए बट बाथ टब टाइप स्ट्रक्चर होता है, ये सुना भी होगा, और ये होता है नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ये वाली एरोमेटिक, देखो ना 6 इलेक्ट्रॉन, सबके पास p। ओके, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है जी टोटल? एरोमेटिक टोटल कितने? 12 है, 14 है एरोमेटिक। ओके, नाउ हियर 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 सब लोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे H और H में रिपल्सन की वजह से ये नॉन प्लेनर हो जाता है और ये नॉन एरोमेटिक होता है। मतलब देखो, रिंग इलेक्ट्रॉन तो 10 दिख रहा है बट पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, प्लेनर नहीं है पूरा सिस्टम। पता है ये रिंग अगर बोर्ड पे है तो ये रिंग ऐसा है, समझना। ये रिंग इधर वाला पार्ट अगर बोर्ड पे है तो ये रिंग परपेंडिकुलर है। साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर, ये सब कंडीशन है। ये सब देखो जहां पे मैं स्टार लगा रहा हूं वो सब ध्यान में रखना। ये एक्सेप्शनल में आ गया, ये एक्सेप्शनल में आ गया, दो तो अभी आ गए एक्सेप्शनल में, है ना? तुम बोलोगे तो ये भी एक्सेप्शनल में ही है, ये वाला भी एक्सेप्शनल में है और ये भी एक्सेप्शनल में, लेकिन ये तीनों सेम रीजन के वजह से एरोमेटिक है, ये और ये, समझे? ये वाला देखो, इन दोनों में क्या अंतर है बताओगे? इलेक्ट्रॉन तो 14 ही है बट यहाँ पे सारे मिथाइल की वजह से क्राउडिंग होती है और ये नॉन प्लेनर हो जाता है तो नॉन एरोमेटिक। सारे मिथाइल की वजह से क्राउडिंग होती है और वो नॉन प्लेनर हो जाता है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक। चलेगा यहां तक? बोलिए।
देखो ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी स्टार लगा सकते हो। इसमें लग रहा है कि एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, 2 4 6 8 होना चाहिए, बट ये होता है नॉन एरोमेटिक क्योंकि ये नॉन प्लेनर होता है। अगर 7 मेंबर से ज्यादा है, ध्यान रखना 7 मेंबर से ज्यादा है और एंटी एरोमेटिक दिख रहा है तो वो नॉन एरोमेटिक की तरफ जाता है। 7 मेंबर या उससे ज्यादा है, जैसे देखो ये वाला 8 मेंबर था, एंटी एरोमेटिक दिख रहा था लेकिन नॉन प्लेनर हो गया, तब शिफ्ट स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा बन जाता है, ध्यान देना, ऐसा नॉन प्लेनर हो जाता है ये पूरा, है ना, ऐसे बन जाता है। तो ये 8 मेंबर्ड 7 या 7 से ज्यादा है और एंटी एरोमेटिक दिख रहा है, तो चांस क्या है, वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। कंसेप्ट ये है कि एंटी एरोमेटिक्स आर हाईली अनस्टेबल, तो कुछ मॉडिफिकेशन करके ये नॉन एरोमेटिक की तरफ जाता है। तो ये नॉन एरोमेटिक है, ये क्वेश्चन आएगा और मैं बताऊं लोग गलत करेंगे क्योंकि ये लास्ट ईयर के एक्सेप्शन में नहीं था, ये था और ये भी था, ये वाली पार्ट नहीं थी। सेम लॉजिक यहां पर क्राउडिंग की वजह से नॉन एरोमेटिक, ये वाला नॉन एरोमेटिक नहीं होगा, ये भी नया क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे जोड़ दिया ना तो पीछे वाला पार्ट प्लेनर हो गया है, ऐसे ऑक्सीजन जोड़ दिया है तो पीछे वाला पार्ट प्लेनर हो गया है। क्लियर है? ओके, ये वाला क्वेश्चन भी आता है और लोग गलती करते हैं इसमें, ऐसे लिखना, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया था, ये पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करके बोलते हैं 8 है, बोलते हैं एंटी एरोमेटिक, यहां पे गलती होती है। कितना पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है अभी, 8 दिख रहा है कि नहीं, 8 दिख रहा है पाई इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं लोग, एंटी एरोमेटिक, लेकिन एक्चुअल में एरोमेटिसिटी इस रिंग में है, बस वो नॉन बॉन्डिंग जोन में जाता है। अगर आपको बेंजीन दिखने लगा बच्चे एरोमेटिक बोलो, बाहर का पार्ट एक्सक्लूड कर दो। क्लियर है? ये नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, 14, और पूरे कंजुगेशन है सरफेस पे, और यहाँ पे ये सब एच क्राउडिंग नहीं करता उतना ज्यादा, तो प्लेनर हो जाता है, ये पूरा स्ट्रक्चर प्लेनर हो जाता है। एरोमेटिक एरोमेटिक की तरफ जा रहा है तो उसको नॉन प्लेनर मत बनाओ, अगर एंटी एरोमेटिक हो रहा है तो उसे हाँ ये वाला कंसेप्ट है। अगर रिंग का साइज 7 या 7 से ज्यादा और एंटी एरोमेटिक दिखने लग रहा है तो वो नॉन एरोमेटिक की तरफ जा सकता है, लेकिन रिंग का साइज 7 8 9 10 कितना भी और एरोमेटिक की तरफ जा रहा है तो एरोमेटिक रहने दो। ये क्यों, नहीं नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल है, बनता है ऐसे स्ट्रक्चर, नेफ्थिलीन एंथ्रासीन, एरोमेटिक एरोमेटिक, ठीक है। ये वाला पार्ट में ध्यान देना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये दोनों पता है सरफेस पे एरोमेटिसिटी है, ये वाला पार्ट एक्सक्लूड कर दो, पूरे बाउंड्री पे आप काउंट करना, इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा एरोमेटिक के हिसाब से। कितने मिल रहे हैं बाउंड्री पे, क्या 14 मिल रहे हैं एरोमेटिक। पता है ये बीच वाला पाई बॉन्ड काउंट ही नहीं होगा एरोमेटिसिटी में। एरोमेटिसिटी सरफेस फेनोमेना ऑल्सो, अगर सरफेस पे दिख रहा है तो एरोमेटिक बोल दो। जैसे ये वाला देख, यहां पे सरफेस पे काउंट करके देखो, सरफेस पे टोटल दिखेगा एरोमेटिसिटी, सरफेस पे कितना है टोटल 14। यहां पर भी जैसा मैंने बनाया, यहां पे सरफेस पे भी एक इंडिविजुअल भी एरोमेटिक है, देखो सरफेस पे भी है, इंडिविजुअल भी एरोमेटिक है, दिख रहा है, ये दोनों पाई बॉन्ड हटा के भी एक बेंजीन दिख रहा है। और इसका अगर दूसरा स्ट्रक्चर हम ऐसा बनाते तो सरफेस पे भी एरोमेटिसिटी दिखता। सरफेस पे एरोमेटिसिटी का मतलब क्या होता है, देखो ऐसा पूरे सरफेस पे घूम जाओ 10 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, और रिंग का हर एटम sp2 है, सबके पास एक pz है। यहां पर भी सरफेस पे घूम जाओ, देखो बीच में sp3 होने के बावजूद भी ये एरोमेटिक है, यही तो बात है। बीच में देखो sp3 है, 2 एटम, नॉन प्लेनर है बीच वाला पार्ट, स्टिल एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि एरोमेटिसिटी इज द सरफेस फेनोमेना। नाउ दिस इज, टेल मी एनीवन इन द क्लास, देखो अगर सरफेस पे देखोगे तो दिख जाएगा, सरफेस पे देखोगे तो दिख रहा है एरोमेटिक है,
कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 10। अच्छा, नेप्थलीन में भी तो 10 थे, नेप्थलीन में भी 10 ही था ना बच्चे, और इसमें भी 10 है। गौर करना, एक नया क्वेश्चन सिखा रहा हूं, एडवांस लेवल पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, पता नहीं तुम्हारे एग्जाम में आएगा नहीं आएगा। इन दोनों में पूछा जाता है कौन ज्यादा पोलर है, इसमें भी 10 है उसमें भी 10 है, पूछा जाता है कौन ज्यादा पोलर है। गौर करो कैसे हम पोलैरिटी चेक करते हैं, गौर करना। अगर मैं इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दूं और इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो क्या बनने वाला है, गौर करना तो थोड़ा। गौर करना, यहां प्लस आएगा, आपने क्या किया, बॉन्ड को तोड़ के यहां बॉन्ड बनाया तो यहां प्लस, यहां बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहां गया तो यहां पे माइनस आ जाएगा बच्चे, यस नो, माइनस आएगा यहां पे, यहां पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड और इधर पाई बॉन्ड। गौर करना, अभी जैसा बनाया है ये ट्रोपोलियम आयन है और ये वाला भी एरोमेटिक है, दोनों रिंग इंडिविजुअली एरोमेटिक है। यहाँ पे ये रिंग ट्रोपोलियम आयन है और ये रिंग भी एरोमेटिक है। देखो इस रिंग में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है, 2 4 6, इस रिंग में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर इस वाले एग्जाम्पल में इस वाले रिंग में कितना इलेक्ट्रॉन था, 6, और इसमें 4। यहां पे सरफेस पे एरोमेटिसिटी है, समझ रहे हो। यहां पर जैसे ही एक बॉन्ड तोड़ा दोनों रिंग इंडिविजुअली भी एरोमेटिक बन गया। ये ऑलमोस्ट इसी फॉर्म में रहता है, ये ऑलमोस्ट इसी फॉर्म में रहता है, नेप्थलीन से ज्यादा ये हाईली पोलर है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी सब ज्यादा होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एजुलीन बोलते हैं इसको एंड दिस इज हाईली पोलर, एजुलीन, दिस इज हाईली पोलर। Why? Just after one shift both ring become aromatic। ठीक है, अभी के क्लास में सिर्फ ये चला कि एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। अभी चाहे तो और ऐसे 20 एग्जाम्पल आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रुकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है एप्लीकेशन ऑफ, लिखो एप्लीकेशन, लिखो एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक, मेनली इसी का एप्लीकेशन है। लेकिन ये एप्लीकेशन से पहले इस फैक्ट को समझना पड़ेगा, वाई एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल, वाई एंटी एरोमेटिक्स आर हाईली अनस्टेबल। मैं बताऊं इसका आंसर, एरोमेटिक हाईली स्टेबल और एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल, इसका आंसर 11th-12th में लेवल में तो एक्सप्लेन नहीं किया, बस ये फैक्ट पे क्वेश्चन भरे पड़े हैं। इसका एग्जैक्ट लॉजिक 11th-12th लेवल पे एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन इस फैक्ट पे क्वेश्चन हर बार आते हैं कि वाई एरोमेटिक आर हाईली स्टेबल। तो मैं थोड़ा सा जो हायर है बीएससी लेवल या पीएचडी लेवल पे केमिस्ट्री में, वो उसके लेवल पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। इन सारे मॉलिक्यूल के लिए ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एप्लीकेबल होता है। जितना भी मॉलिक्यूल बनाया ना, आगे चल के हायर स्टडीज में इन सब का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी पढ़ना है। अभी आपने 11th-12th में सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन और डायटोमिक के लिए पढ़ा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, but molecular orbital theory is applicable for even these molecules. And when we analyze the molecular orbital theory for these molecules, especially for aromatic, it was found that all the high energy electrons are in bonding molecular orbital. जब आप एरोमेटिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के नजरिए से देखोगे एरोमेटिक कंपाउंड को, तो मैक्सिमम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ऑलमोस्ट ऑल हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में या नॉन बॉन्डिंग में होता है। अब वो पढ़ना नहीं है थ्योरी के सर, कैसे पता चलेगा? जैसे आपने O2 में तो बताया सिग्मा 1s सिग्मा 2s ऐसे होता है, पढ़ा है ना डायटोमिक के लिए। आपने एक सीक्वेंस बनाया था, वो डायग्राम याद है सबको? वो डायग्राम बहुत बार बोला था, ऐसा वाला डायग्राम याद आ रहा है जी? और यहाँ पे ऐसा बनाया था तो किसके लिए था ये एप्लीकेबल, याद है? ये एप्लीकेबल था O2 के लिए, O2F2 के लिए, मोर देन, हाँ जो भी है। तो आपको O2 का तो ऐसा लेवल भी पता है कि इस तरह का सीक्वेंसिंग है एनर्जी का।
O2 में कितने बॉन्डिंग है, कितने एंटी बॉन्डिंग है, और O2 का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्डिंग में होंगे, कितने एंटी, ये पता है आपको? यस नो? मैं बता दूं, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेंजीन या इन सब का एनालाइज करोगे तो जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जितने पैरेलल पी है, ध्यान रखना सिर्फ पैरेलल पी मिक्स होगा और बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। जितने भी इन सब के पास पैरेलल पी है ना, वो जुड़ के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। गुड टू गो? एंड द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ एरोमेटिक मोस्टली प्रेजेंट इन बॉन्डिंग, but in case of anti-aromatic, when we analyze the molecular orbital theory of anti-aromatic compounds, high energy electrons are also in bonding as well as in anti-bonding. And you know that if electrons are in anti-bonding, more electron in anti-bonding, less stability, highly unstable. More electron in bonding, more stable. So इस फैक्ट को अभी जो बोला सुन के लिखना है, लिख लो, लेकिन घर पे लिख के लाना है। Why aromatics are highly stable? सिंपल लॉजिक, बिकॉज देयर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के नजरिए से देखा जाए तो उसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, इसीलिए एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल है। और जब हम एंटी एरोमेटिक को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्योरी के नजरिए से देखते हैं, जो कि पढ़ना नहीं है, तो उसके इलेक्ट्रॉन कहां पर हैं? ठीक है, आगे चल के बोलेंगे किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन में एरोमेटिक प्रोडक्ट बनाया तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई, अच्छा हो गया, है ना। और एंटी एरोमेटिक बना दिया तो मतलब केमिस्ट्री पढ़ो मत, छोड़ो तुम। एंटी एरोमेटिक प्रोडक्ट जल्दी, कोई बॉन्ड इस नजरिए से, इस अंदाज में तोड़ो कि एरोमेटिसिटी आ जाए। देखो इसको उसी नजरिए से तोड़ा गया, इस बॉन्ड को उसी नजरिए से तोड़ा गया, दोनों में एरोमेटिसिटी आ गई। सेम लॉजिक गोज फॉर दिस। इसको तोड़ा तो इसमें एरोमेटिसिटी आ गई, इन दोनों को ब्रेक किया तो एरोमेटिक हो गई, ये वाली भी एरोमेटिक हो गई। देखो, तो आज के बाद फ्यूचर में जब कोई बॉन्ड तोड़ने की बात होगी और बॉन्ड तोड़ने से होमोलिसिस हेटेरोलिसिस करने से एरोमेटिसिटी आ रही है, वो काम जरूर करना चाहिए हमें। ओके, जाते जाते लास्ट क्वेश्चन। अगर कोई बोला जाए, मैं अभी उद्देश्य, खड़े हो जा, खड़े हो जा, स्टैंड अप। उद्देश्य का कोई हेल्प नहीं करेगा, उसको डिसाइड करने दो। ये बीच का जो पाई बॉन्ड है बच्चे, इसको तोड़ने का 2 ऑप्शन देता हूं मैं तुम्हें, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? हाँ, नीचे तो कौन सा ऑप्शन है तो बता दे, सही तो बोल रहा है आंसर। कैसे तोड़ना चाहिए फिर? अरे नीचे प्लस है क्या, सही बोला। तो ए बॉन्ड तोड़े या बी तोड़े, ये तो बता। ए वाला। अगर आपने ये तोड़ा, बैठ जा, गुड। ये अगर आपने बॉन्ड तोड़ा तो नीचे ट्रोपोलियम बन जाएगा और ऊपर वही 5 मेंबर रिंग वाला एरोमेटिक। समझ गए? तो फ्यूचर में जब भी हम इस तरह के कंडीशन में दिखेंगे जहां पे एरोमेटिसिटी आ सकता है, ओपन साइकिल है तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन क्लोज साइकिल है तो इस तरह की बातें ध्यान में रखनी है। यही तरीका होगा सही तोड़ने का, क्योंकि इस केस में देखो ये रिंग इंडिविजुअली एरोमेटिक, ये रिंग भी इंडिविजुअली। समझ गए? क्लियर है? रेजोनेंस से इसका आंसर क्यों नहीं आता ये सोच के आना। एंटी एरोमेटिक में भी रेजोनेंस है, भर भर के रेजोनेंस है। एंटी एरोमेटिक में रेजोनेंस है, फिर भी बोलते हो लेस स्टेबल है, जबकि उधर पड़ा है रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है चीजों को। एरोमेटिक में भी रेजोनेंस है, एंटी एरोमेटिक में भी रेजोनेंस है, लेकिन हम बोलते हैं एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल है। रेजोनेंस यहां फेल होता है, मैं बताऊं, रेजोनेंस यहां पे फेल होता है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे चाहता हूं कि स्पेशली अगर तुम लोग समझदार हो, इतना समझते हो, तो तुम्हें पता होगा कि इसके 5 इक्विवेलेंट आरएस बनते हैं। सुना है? इस मॉलिक्यूल के 5 इक्विवेलेंट आरएस बनते हैं। दिस कार्बोकेटायन हैविंग 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल है, बताओ। ये कार्बोकेटायन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, इक्विवेलेंट बन रहा है, फिर भी हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक। क्या ये रेजोनेंस फेल हो गया ना यहाँ पे? अरे मैंने बोला कार्बोकेटायन मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल, बोला या नहीं? है ना। नॉर्मल अगर एक कार्बोकेटायन मान लो ऐसा ले लिया, बोले इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है,
तो हम बोलेंगे ये ज्यादा स्टेबल है। यहाँ रिजोनेंस नहीं है फिर भी ये ज्यादा स्टेबल है। रीजन, एंटी एरोमेटिसिटी एक श्राप है। क्या है? श्राप, याद रखना।